दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग सीटेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है पेडागोजी, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस पे और आपके सामने आज का ये पहला प्रश्न है। तो चलिए, ये तो आपके पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके कंटेंट वाले पोर्शन से रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहले तो हम लोग थोड़ी सी कुछ चीजों को देखेंगे कि अगर हम लोग सीटेट में ईवीएस को देखें, सीटेट में ईवीएस पोर्शन को देखें, तो इसमें जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हमारे थीम आधारित आते हैं और थीम की संख्या कितनी है? 6 है ना, थीम आधारित आती है। और उसमें से जो आपके 15 क्वेश्चन है वो हमारे पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। और पेडागोजी क्या होता है? एक तरीके से एक शिक्षक को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये सारे के सारी चीजें दी गई हैं। तो आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको कैसे किसी छोटे बच्चों को, यानी कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को कैसे डील करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपका ये पेडागोजी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये आपके कंटेंट पोर्शन के लिए है, जैसे कि निम्नलिखित का मिलान करिए। ये आपका कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, जिसमें लिखा हुआ है छोले भटूरे। तो भाई ये आपके किस थीम से आधारित है? तो आपके ही ईवीएस में भोजन यानी कि फूड आपका थीम है, ये उससे आधारित है। तो जो छोला भटूरा है वो कहाँ खाया जाता है? तो छोला भटूरा ये पंजाब का ये डिश है, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका। तो ये जो टेपियोका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन से सीटेट में ये पूछा जाता है कि ये टेपियोका जड़ है या तना है। तो ये टेपियोका आपका जड़ है। क्या है? जड़ है, यानी कि रूट है। क्या है? रूट है। और ये टेपियोका केरल में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? केरल में। तो एक एनसीईआरटी में टॉपिक है कि केरल के आंगनों में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला तो हमें टेपियोका देखने को मिलता है और हमें नारियल के पेड़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो टेपियोका है वो केरल से रिलेटेड है। सरसों के तेल में बनी जो पकी मछली है ये कहाँ पर? तो एनसीईआरटी में दिया गया है आपका कश्मीर। नारियल के तेल में बनी पकी मछली, तो कभी कभी यहाँ पर समुद्री मछली भी दे देता है, समुद्री मछली भी दे देता है। तो आप इसे कहाँ लगाओगे? तो ये गोवा में बनती है। कहाँ पे बनती है? गोवा में बनती है, गोवा में बनती है। तो अब यहाँ से आप एक बार कॉलम को मिलाएंगे। तो छोला भटूरा यानी पंजाब यानी ई, यानी कि फर्स्ट का आपका ई है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, टेपियोका केरल में खाते हैं, तो ये जो सेकंड वाला है उसका बी हो गया, यानी कि सेकंड का बी ढूंढेंगे, यानी कि ये वाला कुछ हद तक सही है। थर्ड का डी, यानी सरसों के तेल में बनी पकी मछली कश्मीर में और नारियल के तेल में बनी मछली आपकी गोवा में, यानी कि ए, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। अब अगला क्वेश्चन, अब हमारा ये पेडागोजी का पोर्शन है, आइए इसे देखते हैं। अपनी कक्षा 4th के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव करिए। अब आकलन करना है आपको असेसमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे आकलन के बारे में। यानी कि आकलन सबसे पहले कैसे होगा? यानी कि हम जब किसी का अवलोकन करें, यानी कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि हमारा जो आकलन होगा वो 3 तरीके से होगा। कैसे कैसे होगा? तो एक आकलन होता है योगात्मक, योगात्मक आकलन। आकलन 3 तरीके का होता है। एक होता है योगात्मक आकलन और दूसरा हमारा होता है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। तो एक होता है आपका रचनात्मक आकलन और एक होता है योगात्मक आकलन।
और एक प्रमाणिक आकलन। एक होता है प्रमाणिक आकलन, प्रमाणिक आकलन। ठीक, तो 3 तरीके के आकलन हमें देखने को मिलते हैं। अब योगात्मक आकलन, जैसे कि हम लोग जब अपने स्कूल लाइफ में थे, जब छोटे थे, तो हम लोग देखते थे कि हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षाएं देते थे हर 6 महीने पे, और वार्षिक परीक्षाएं यानी कि पूरे साल में, जब हम 6 क्लास में होते थे या 5th में होते थे या 3rd में होते थे, तो हम लोग साल के अंत में एक परीक्षा देते थे। अगर हम पास होते थे तो हम अगली कक्षा में जाते थे, और अगर हम फेल होते थे तो हम फिर उसी कक्षा में रह जाते थे। तो ये क्या है? ये योगात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन हमेशा अधिगम के है ना, अंत में जो आकलन किया जाता है, यानी कि अधिगम जब समाप्त हो जाता है, यानी कि जब हम क्लास 3 में होते हैं, अब 3 हमने पूरे साल पढ़ लिया, अब अंत में हमारी क्या होगी? परीक्षाएं होंगी, वार्षिक परीक्षा। अब उस वार्षिक परीक्षा में हम अगर सफल होते हैं तो हम अगली कक्षा में प्रमोट होते थे, नहीं सफल होते थे तो हम उसी कक्षा में रह जाते थे। तो ये एक तरीके से अधिगम जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद इसका आकलन किया जाता है, तो ये आपका योगात्मक आकलन है। यानी कि इसको हम एक तरीके से कहते हैं कि अधिगम का आकलन कहते हैं। अधिगम का आकलन यानी कि हमारा अधिगम कितना हुआ है, कैसे हुआ है, इसका आकलन हम करते थे। अब रचनात्मक आकलन क्या है? ये अधिगम के लिए आकलन, और ये हमेशा अधिगम के दौरान, यानी ये हमेशा अधिगम के दौरान किया जाता है। ये हमारा अधिगम के दौरान हमेशा रचनात्मक आकलन होता है। अब देखो, अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि नहीं, तो आपने फीडबैक दिया कि नहीं मैम मुझे नहीं समझ में आया, मुझे दोबारा से समझा दी। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। तो क्या हुआ? जो भी आपका डाउट था वो अधिगम के दौरान ही क्या हो गया? वो क्लियर हो गया। तो ये रचनात्मक आकलन है। ये हमेशा अधिगम के दौरान, हमेशा ध्यान रखना, ये अधिगम के दौरान ही इसका आकलन किया जाता है। तो इसका सबसे सही जवाब क्या होगा कि डूबने और तैरने की जो प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, ये सबसे परफेक्ट है, आपका जवाब होगा ये रचनात्मक आकलन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये चीजें देखनी है कि कौन सी चीज डूब सकती है, कौन सी चीज तैर सकती है। जैसे हमने नींबू को पानी में डाला, पानी में नींबू डूब गई, लेकिन जैसे ही हमने नमक डाल दिया पानी में, नींबू तैरने लगी। तो पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे कि जैसे ही हमने नमक डाला नींबू तैरने लगी। ठीक है, तो यानी कि ये हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, यानी कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक्टिविटी के माध्यम से अवलोकन करके डूबने और तैरने का तरीका सीख रहे हैं। तो यानी कि ये अधिगम के दौरान इसका आकलन हो रहा है। यानी इसमें बच्चा कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, एक शिक्षक को समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। अब कौशल क्या है, यानी स्किल क्या है? कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट, यानी कि ये स्किल है। स्किल में जैसे कि अवलोकन करना, ये भी एक स्किल होता है। वर्गीकरण करना, ये भी एक स्किल होता है। पहचान करना ये भी एक स्किल होता है। और मानचित्रण, ये भी आपका एक स्किल होता है। चित्र बनाना, ये भी आपका स्किल होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें है ना, स्किल होता है। यहाँ तक कि पूर्वानुमान, ये भी एक स्किल होता है। ये सब क्या है? तो ये आपके प्रोसेस स्किल है। क्या है? प्रोसेस स्किल। अब देखिए,
क्योंकि वह क्या, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो कला एवं कौशल है वो क्या है, सृजनात्मक को प्रोत्साहित करता है। यानी कि बच्चा क्रिएटिविटी करता है, यानी बच्चे के अंदर कैसी कौशल होगी, क्रिएटिविटी वाली। सहपाठी अधिगम को, यानी कि बच्चा अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ क्या करेगा, चर्चा करेगा, पूछताछ करेगा, तब जाके क्या करेगा, अधिगम करेगा, यानी चीजों को सीखेगा। समावेशन को, यानी कि समावेशन, ये सारे के सारे पॉजिटिव टैग होते हैं, यानी कि सकारात्मक शब्द होते हैं। लेकिन कभी भी पेडागोजी में दंड जैसे शब्द आ जाएं, अनुशासन जैसे शब्द आ जाएं, है ना, दंड जैसे शब्द आ जाएं, अनुशासन जैसे शब्द आ जाएं, तो ये सीधे गलत हो जाता है, ये ऑप्शन सीधे गलत हो जाता है। यानी कि एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि उसकी क्लास में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे बच्चा भय फील करे, यानी कि डर फील करे। यानी बच्चा मतलब ऐसा ना हो कि नहीं बच्चा डरा रहे, तो वह अधिगम सही नहीं होता है। ठीक है, और ध्यान रखें हमेशा एनसीएफ 2005 भी कहता है कि क्लास को ऐसा बनाइए जिसमें बच्चा आनंदित हो करके और इंजॉयफुल किसी चीज को सीखे। ठीक है, आनंद के साथ सीखे और रुचि, यानी कि उसका क्या रहे, इंटरेस्ट रहे किसी चीज को सीखने के लिए। तो इसीलिए इसमें सही क्या होगा, ए बी डी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही। अगला देखिए, क्लास 4th के विद्यार्थियों को हमें क्या पढ़ाना है, आश्रय। एक थीम के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, यानी ऐसी कौन सी युक्ति है जो ये प्रोत्साहित करती है, किस चीज को, तो पूछताछ को। अब देखो, हमें आप जानते हो कि 6 थीम होती है। पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जल, चौथा है आपका आश्रय, पांचवा है यात्रा, और छठवां क्या है, जो है आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। पूरे 6 थीम है, जिसमें से एक आपका आश्रय है। तो जब भी ऑप्शन में कुछ शब्द पॉजिटिव होते हैं, अगर आप उस ऑप्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये सारी चीजें सही हो सकती। जैसे कि पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, तो क्या आपको लगता है कि घरों के एक चित्र एकत्रित करने के लिए कहना चाहिए? तो क्या बच्चा सिर्फ चित्र एकत्रित कर लेगा तो क्या वो पूछताछ को प्रोत्साहित करेगा? तो नहीं, चित्र एकत्रित करने से तो कभी नहीं। विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, तो यहाँ भी बिल्कुल पूछताछ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या करेगा, चित्र देता है, फिर दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को चित्र देगा, तो यहाँ पे पूछताछ तो हुई नहीं। तो आप कहोगे मैम ये भी नहीं। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने, हमेशा से ध्यान रखना बच्चों कि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बच्चों को क्या जोड़ना है, वास्तविक जीवन से, है ना, जीवन या अनुभव से पढ़ाना है ना, अनुभव के द्वारा सिखाना है। यानी हमेशा आपके मन में ये होना चाहिए, जब भी आप पेडागोजी सॉल्व करो तो हमेशा ईवीएस की कक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ के सिखाना, बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो, और बाहरी जीवन से बच्चा जुड़ेगा कब? तो बच्चा जब जुड़ेगा जब बच्चा अवलोकन करेगा, जब बच्चा किसी चीज को देखेगा, अवलोकन करेगा, सोचेगा और फिर क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। तो जैसे ही आप बच्चे को कहाँ ले जाओगे, जहां पर कहीं मकान बन रहा हो, तो बच्चा पहले तो क्या करेगा, उसे देखेगा, अवलोकन करेगा। उसके बाद आप उस बच्चे से कहोगे कि ठीक है बच्चों, तुमने उस मकान को देखा, अब आप अपने अनुभव को सुनाइए कि आपने उस मकान में क्या क्या देखा और कैसे देखा। तो बच्चा क्या करेगा कि उसके बाद मकान स्थलों को देखेगा, उसके बाद वो अपने अनुभव को सुनाने के लिए जो है फिर वो अपने अनुभव को सुनाएगा।
तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर बच्चों को ले जाना चाहिए और ले जाने के बाद बच्चों को ये कहना चाहिए कि आपने वहां पर क्या देखा, आपने क्या अवलोकन किया, आपको जो अनुभव हुआ है आप उसकी चर्चा करिए। तो ठीक है, तो यानी कि इसी को पूछताछ को प्रोत्साहित करना आपका होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जिसमें एकीकरण। तो देखो स्टूडेंट, जब एनसीएफ 2000 आपका आया था तो इसमें अनुशंसा की गई थी कि ईवीएस को क्या किया जाए, एकीकृत विषय के रूप में, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ाया गया। तब उसके बाद एनसीएफ 2005 में ईवीएस क्या बन गया, तो ईवीएस एक एकीकृत विषय बन गया और इसमें 3 विषय को जोड़ दिया गया। कौन कौन सा, विज्ञान को जोड़ा गया और सामाजिक विज्ञान को जोड़ दिया गया और उसके साथ साथ आपका पर्यावरण अध्ययन। तो यानी कि जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जो विषय है वो 3 विषयों का एकीकरण है। कौन कौन सा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि मैम ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो है ईवीएस को अलग अलग विषय के रूप में लाया गया। तो बच्चे को अलग अलग है ना विषय के रूप में पढ़ाने से अच्छा है कि 2-3 विषयों को आपस में जोड़ दीजिए, तो जिससे क्या होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी 2-3 किताबें पहले तो एक हो जाएंगी जिससे बच्चे का बोझ कम होगा और बच्चा क्या होगा, समग्र रूप से इस तीनों विषय को एक साथ जोड़ करके सीखेगा और समझेगा। तो यानी इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों और मुद्दे को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरणीय अध्ययन का क्या उद्देश्य है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे आखिर ईवीएस पढ़ाया क्यों जाता है। तो देखिए, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि पहला तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील है ना बनाना। तो आपका ये एकदम राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि देखिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है, अगर मैं प्राथमिक लेवल पर मैं बात करूं तो पर्यावरण में यानी हमारे चारों ओर, तो हमें प्राथमिक लेवल पर चर्चा करनी है, यानी कि एक बच्चा केंद्र में है और बच्चे के चारों ओर हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे और बच्चे का परिवार मिलता है, बच्चे का समाज मिलता है, बच्चे के आस पड़ोस के लोग मिलते हैं, बच्चा है ना, इन सारी चीजों से बच्चा घिरा होता है। तो एक प्राथमिक लेवल पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो भाई लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना, यानी कि अगर हम छोटे बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही लिंग भेदभाव से परिचित करवा दे कि भाई लिंग भेदभाव गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें समाज में एक बेहतर है ना, अगर हमें एक समाज में एक बेहतर इंसान देना है तो हमें प्राथमिक स्तर पर, हमें बुनियादी शिक्षा के स्तर पर ही बच्चों को उस तरीके से हमें तैयार करना होगा। तो इसीलिए लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, क्योंकि बच्चा अपने आसपास प्राकृतिक चीजों से घिरा होता है। बच्चा, अगर मैं प्राथमिक लेवल पे बात करूं तो बच्चा प्राथमिक चीजों से घिरा होता है, बच्चा सामाजिक चीजों से घिरा होता है ना, और सांस्कृतिक चीजों से घिरा होता है। यानी बच्चा ये भी देखता है कि कहाँ पर कौन सा भोजन है, कहाँ पे कौन सा पहनावा है, कहाँ पे कौन सा नृत्य है, कौन सा संगीत है। तो बहुत सारी चीजों से जो है बच्चा क्या होता है, घिरा होता है। अब ये शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। देखो, बच्चे का जो पहला समाज होता है
वो क्या होता है, उसका परिवार होता है। तो अगर एक शिक्षक ये चाहता है या चाहती है कि बच्चा जल्दी सीखे, वो भी बहुत कहते हैं ना कि इंटरेस्ट के साथ सीखे, तो बच्चा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ हमेशा अनुभव से सीखता है, अनुभव से सीखता है। तो एक शिक्षिका को ये चाहिए कि जब वो ये उसे कहती है, एक एक्टिविटी देती है कि परिवार के सदस्यों के परामर्श ले करके आइए, और किस पर लेके आइए, जड़ों पर, तना पर और पुष्प पर। और शिक्षिका को क्या पढ़ाना है, तो उसे कक्षा में पौधा पढ़ाना है। तो वो सबसे पहले बच्चों को ये कहेगी कि जाइए अपने परिवार में क्या करिए, चर्चा करिए, परामर्श लीजिए, किस पर, तो जड़, तना और पुष्प पर। तो एक शिक्षिका क्या, कौन सी क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी जो है की गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्टली बच्चा अपने परिवार में रहता है। अगर बच्चा जड़, तना या पुष्प, है ना, इन सारी चीजों पर अगर वो अपने परिवार में इस चीज पर चर्चा करेगा, तो बच्चा अनुभव के माध्यम से चीजों को जल्दी सीख पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर शिक्षिका का सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो इसलिए बच्चे को अपने परिवार में चर्चा करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने परिवार में जाएगा, अपने परिवार से जड़, तना और पुष्पों के बारे में परामर्श लेगा या चर्चा करेगा, और बच्चा अनुभव से जल्दी सीख लेगा। क्योंकि हमें 2-3 चीजों पर ध्यान देना होगा पेडागोजी में। पहला, हमेशा कक्षा से बाहरी जीवन से सीखना, भ्रमण से सीखना, हमेशा अनुभव से सीखना, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ईवीएस की क्लास में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखो, ईवीएस को पढ़ाने के लिए कुछ अध्ययन सामग्री होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित है, यानी कि बच्चा देख नहीं सकता। यानी कि हम उन सामग्री का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चा बिना देखे, छू करके चीजों को सीख सके। तो ऐसा क्या आता है, ब्रेल लिपि आता है, ब्रेल लिपि आता है ना, ब्रेल लिपि आता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ये उभरा उभरा रहता है, क्या रहता है, ये उभरा उभरा रहता है। बच्चा उसे छू करके ही चीजों को पहचान जाता है कि क्या आखिर शब्द लिखे। तो इस ब्रेल लिपि को हम क्या कहते हैं, तो ये एक स्पर्शी यानी कि छू कर पढ़ने वाला, यानी कि स्पर्शी शिक्षण अधिगम है, स्पर्शी शिक्षण अधिगम है। तो मुझे जहां तक लगता है कि दृष्टिबाधित अगर विद्यार्थी है तो स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग और भी आगे क्लासेस लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर है, तो आप लोग अपनी चीजों को रिवीजन करते रहिए और जितना हो सके पीवाईक्यू को करते रहिए।